नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिट्टी के क्षरण को रोके, फसलों की पैदावार बढ़ाएं। गन्ने की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयार पर तकनीक सलाह। फसलों की उत्पादकता मिट्टी के उपजाऊपन पर टिकी है, लेकिन आजकल प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय गतिविधियों के कारण खेतों से उपजाऊ मिट्टी का क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है, जिससे धीरे धीरे खेत की मिट्टी की उत्पादकता कम होती जा रही है। इससे बचने के लिए किसानों को अभी से ही मिट्टी संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी देवाशीष मंडल। पृथ्वी, जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, आज उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विकास के नाम पर आज जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। कुदरत हमेशा संतुलन से चलती है, लेकिन अब शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बढ़ती आबादी की जरूरतों की पूर्ति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा प्रयोग किया जा रहा है। कहीं खनन, कहीं वनों की कटाई, तो कहीं जल की बर्बादी। ऐसे कई कारण हैं जिससे पृथ्वी का संतुलन अब बिगड़ने लगा है। आज अनियमित बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे जैसे हालात हैं, जिसका सीधा असर खेती बाड़ी पर रहा है। किसान भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो विषय है, जो एक ज्वलंत मुद्दा भी है कि मिट्टी को हम कैसे बचा सकें। मिट्टी का क्षरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इस मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेतों को बचाने के लिए, ऊपरी हिस्से के मिट्टी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो है कि जब मिट्टी क्षरण होता है तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो भी घुल के मिट्टी के खेतों के बाहर चले जाते हैं, तो इसीलिए आपका लागत हर साल बढ़ता जाता है। मिट्टी जो कि अनमोल है, आज इसका क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है। आपको बताते चले कि फसलों के उत्पादन के लिए पृथ्वी की ऊपरी 15 सेंटीमीटर सतह ही जरूरी है, जो कि रसायनों के प्रयोग से खराब हो रही है। वहीं सिंचाई की परंपरागत विधियों के चलते खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है। कहीं जल बहाव से तो कहीं हवा से मिट्टी का कटाव पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि मिट्टी की 1 इंच ऊपरी सतह बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आज इसको बचाने की जरूरत है। खेतीबाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने की चाहत में किसान रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में वातावरण सहित मिट्टी और मानव पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आज जरूरत है कुदरत के साथ मिलकर जैविक खेती करने की, जिसे आसानी से किया जा सकता है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छा लाभ भी कमाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा खेती का तरीका है, उसके दौरान हम इसको बहुत आसान तरीके से इसको बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम हरी खाद का उपयोग करें तो हरी खाद के दौरान जो मिट्टी का आच्छादन हो जाएगा, उससे बारिश की जो रफ्तार है उसको रोकेंगे और मिट्टी कटाव को बहुत कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी जब बच जाते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्व भी मिट्टी में बनी रहती है। तो इसीलिए बाहर से आपको रासायनिक खाद इस्तेमाल करने का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का कम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों का प्रयोग फसलों में बढ़ाना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति
जैसे ड्रिप और फव्वारा तकनीक से सिंचाई करनी होगी और वर्षा जल संग्रहण तकनीकियों के साथ ही मिट्टी और जल क्षरण के रोकने के उपाय जैसे मेडबंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, ढाल के विपरीत दिशा में जुताई, हरी खाद और दलहनी फसलों को बढ़ावा देना होगा। मेरा तो ये सुझाव है कि आप अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिट्टी का जांच बहुत ज़रूर करा लें, क्योंकि हर मिट्टी में कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ होते हैं, कुछ में किसी प्रकार के पोषक तत्व कम भी होते हैं। तो जब हम जांच करेंगे उसके दौरान हमें ये पता लग जाएगा कि मिट्टी में किस चीज़ की, किस पोषक तत्व की कितना ज़रूरत है। तो उस हिसाब से भी आप जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको आप बचा पाएंगे और अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं कम से कम लागत में। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम धान के बाद गेहूँ लेते हैं और उसके बीच में जो गैप आते हैं, उस गैप के दौरान आप दलहनी फसल ले सकते हैं, जो कि हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। बाहर से आपको नाइट्रोजन की जो खाद है जैसे यूरिया है वो आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तीसरा एक मुद्दा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जब आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो तालाब में आप पानी इकट्ठा करते हैं, तो जो पठारी क्षेत्र है उसमें से मिट्टी कटाव होकर मिट्टी निचली हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें से आपका जो पानी धारण क्षमता है तालाब में वो कम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो पठारी क्षेत्र है उसमें आप कंटूर बाइंडिंग कर सकते हैं, पार्कोलेशन टैंक लगा सकते हैं, और जो एग्रो फॉरेस्ट्री हैं जिसके दौरान आप मिट्टी को ऊपर जो पठारी क्षेत्र में मिट्टी कटाव तेज़ी से होता है उसको हम रोक सकते हैं। और आजकल जो बायोडाइवर्सिटी के नाम से और जहाँ पे घास का क्षेत्र है जहाँ पे घास लगा सकते हैं उसको भी हम बनाएंगे, तो जो मिट्टी क्षरण है वो कम हो जाएगा। उससे आपका जो पानी का हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिस पानी को आप अगले फसल के लिए उपयोग कर सकते हैं। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती के रकबे को बढ़ावा देना होगा। ऐसी भूमि जहां फसलों की उत्पादकता कम हो वहां चारा वाली फसलें, वानिकी वृक्षों को लगाना होगा। फसलों के बीच पलवार बिछाना और फसल अवशेषों को खेत में जलाने से रोकना होगा। साथ ही अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। ऐसे ही कदमों को उठाकर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और हरी भरी प्रकृति दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस समय खेतों में फसलें खड़ी रहती हैं, जिससे किसान गन्ने की समय पर बोनी नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की नर्सरी डालने की अनुशंसा की है। इस विधि में गन्ने की पौध तैयार होने पर फसलों की कटाई के बाद इसे सीधे खेत में रोपा जा सकता है। तो किसान भाइयों, गन्ने की अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए अब किन किन बातों का ख्याल रखें और इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलवंत कुमार से। ये गन्ने के पौधे नर्सरी जो तैयार हो रहे हैं, जो किसानों को अभी बहुत ही लाभप्रद होगा, उस काम में जुड़ा हुआ हूँ। ई अनुसंधान संस्थान द्वारा विगत 2 साल में बहुत अच्छे काम
किए गए हैं, बहुत से अच्छी अच्छी वैरायटियाँ निकली है। क्योंकि सीड का जो प्रसार है ना वो बहुत कम होता है गन्ना में। एक गन्ना ले जाएंगे तो 10 गुना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने और इस तकनीक ने एक ऐसी बहुत अच्छा विस्तार का तकनीक बना लिया है जो एक गन्ना से कम हम 15 से 20 गन्ना का पौधा बना लेते हैं। और ये अगर जाड़े में करते हैं तो और अच्छी होती है और इसका सेटिंग भी अच्छा होता है और सूट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आमतौर पर जब गन्ने की नई किस्में विकसित होती हैं तो शुरुआती दौर में किस्मों की उपलब्धता सीमित होती है, जबकि सामान्य तौर पर गन्ने की खेती के लिए कुंटलों में बीज की मात्रा लगती है। ऐसे में सभी के लिए बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर किसान नई किस्मों के कुछ बीजों की जुगाड़ कर लें तो इससे वो बड़ चिप विधि द्वारा गन्ने की पौध तैयार करके कम गन्ने से अधिक पौध तैयार कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, हम पूरा गन्ना का अगर हम गिनते हैं, एक बार दिखा लीजिए यहाँ, तो जिसमें नोड अगर गिनेंगे तो हर एक गन्ना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे अभी तो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, फिर भी हम 25 तक गिन सकते हैं, जिसमें से 15 से 20 जर्मिनेशन दे देता है। तो इसकी एक गन्ना की जो है ना सीड का एक आयु होता है। हम चूँकि युवा अवस्था में अगर ये गन्ना बढ़िया से जर्मिनेशन करेगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक नोड को काट करके अगर हम ट्रे में उगाते हैं उसमें से उसका रूट भी बनता है और रूट के साथ अगर हम फील्ड में लगा लेते हैं, प्रॉपर दूरी मेंटेन करते हैं तो हमारा बढ़वार और यील्ड जो है टनेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको जो है सरकार बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, किसान भी लाइक कर रहे हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट वैरायटी यानी कि जो अच्छी वैरायटी है जो किसानों के खेत में जाना चाहिए वो पहले चुनिए। तो जैसे हमारा राजन गन्ना 1 है या अभी नया राजन गन्ना 2 निकला है या अन्य जहाँ जिस क्षेत्र के लिए जो बेस्ट वैरायटी है उसको आप चूज कर लें। किसान इसको लगाएंगे तो हर एक नोड से इस पर जो है आंखें निकल करके बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं, उसको काट करके लगाया जाएगा। तो ट्रे सिस्टम जो अभी जो नेचुरल फार्मिंग कहते हैं ना, प्लास्टिक का ही कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वो जो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होगा। इस नई तकनीक सस्टेनेबल शुगरकेन इनोवेटिव यानी बडचिप तकनीक से पौध तैयार करने के लिए गन्ने की आंख सहित छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इनकी कटाई के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे बडचिप कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से गन्ने को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में एक आंख मौजूद रहे। फिर इन टुकड़ों को फफूंद नाशक दवा के घोल में कम से कम 20 मिनट तक उपचारित करते हैं। ट्रे का व्यवस्था करना है, प्लास्टिक ट्रे है और सॉइल कंपोजिशन बनाना पड़ेगा जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है जिसमें 80-20 का रहता है, वो कर लेंगे। इसके बाद जब काटेंगे एक हमको एक कटर चाहिए, सिंगल बड कटर चाहिए मशीन। सिंगल बड कटर मशीन से हम एक एक काटेंगे और पॉट जो है वो ट्रे जो है उसके हर एक पिट में हम उसमें डाल देते हैं। इसके लिए 3 भाग कोकोपिट, 1 भाग परलाइट या वर्मीकोलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। फिर ट्रे में गन्ने की उपचारित बड को रखकर ऊपर से मिश्रण को भर देते हैं। फिर हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। बुआई के बाद ट्रे को जमाव के लिए पॉली हाउस में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास प्रो ट्रे उपलब्ध नहीं है वो प्लास्टिक बैग में भी गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू लेकर प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। भराई करने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के उपरांत बैग में बड की बुआई करके उसे शेड नेट, पॉली हाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। नर्सरी को आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में इसे तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में नर्सरी तैयार करना खुले के स्थान अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई, निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा इसमें गुणात्मक और परिणात्मक रूप से पौधे काफी बेहतर होते हैं।
और ये 15 से 20 दिन में अंकुरन बहुत अच्छा हो जाता है, 2-3-4 पत्तियां आ जाती है। बाद में हम इनको क्या करते हैं 1% यूरिया सोल्यूशन से फिर देते हैं 15-20 दिन के बाद, तो बहुत अच्छा हरा हरापन है। और कोकोपीट बहुत ही अच्छा इसमें रहा, ऊपर से कोकोपीट दे देते हैं तो सॉइल मिक्सचर का ये बहुत ही अच्छा जमाव होता है उसमें उसके रूट का। और आप अगर ऐसे खींचेंगे तो उस पॉट से आराम से एक पौधा निकल आता है रूट सहित, और आप आराम से प्लांट कर सकते हैं खेत में। और उसके लिए मशीन भी आया हुआ है, वो आप देखेंगे मैकेनाइज है ये, तो मैकेनाइज कटिंग हो जाएगा, मैकेनाइज इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा, तो जो भी लेबर पर कॉस्ट है वो भी बचेगा। अब बात करते हैं बर्ड विधि से पौध तैयार करके गन्ने की खेती के लाभों के बारे में, जिससे बड़ा फायदा ये है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का बीज बहुत कम लगता है। गन्ने के बीज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किसानों को गन्ने के बीज के रूप में लगने वाले खर्च में 99% की बचत हो रही है। इसके अलावा फसलें जब खेत में खड़ी रहती हैं, तो आप गन्ने की बुआई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गन्ना की बुआई समय से नहीं हो पाती है, लेकिन इस विधि के द्वारा आप छोटी सी जगह में गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं और खेत खाली होने के बाद भी रुपाई कर सकते हैं। इससे फसल पर देरी से बुआई का असर नहीं पड़ता और आप होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित की अवधि में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में 1 से 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही अधिकतम 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। तैयार सरसों की कटनी तथा दौनी एवं आलू की खोदाई मौसम साफ रहने पर ही करें। ओल की गजेंद्र किस्म की रोपाई करें। प्रत्येक 500 ग्राम की कंद की रोपाई के लिए दूरी 75 गुना 75 सेंटीमीटर रखें। गर्मा सब्जी की बुआई अविलंब संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लौंग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गापुर, मधु सुगर बेबी, अर्का ज्योति तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्को राजहंस, पूसा सरबती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करेला की अर्का हरित, काशी उर्वशी, पूसा विशेष, कयम्बटूर लौंग की बुआई करें। इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। किसान भाई आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बागों से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें। बसंत गन्ना की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में यदि खेत में नमी की कमी होने पर रोप से पहले हल्की सिंचाई कर रोप करना चाहिए। अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव कर बीज को कार्बेंडाइजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 15 से 20 मिनट उपचारित कर रोपनी करें। प्रभेदों को बीज रोग व्याधि से मुक्त होना चाहिए और जहां तक संभव हो 8 से 10 महीने के फसल को ही बीज के रूप में प्रयोग करें। बैगन की फसल में तना एवं
एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसमें पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर पूरी तरह फल को नष्ट कर देते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुराई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से या क्यूनालफॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल प्रभेद मोर्डेन सूर्या CO1 एवं पैराडेविक तथा संकर प्रभेद के लिए BSH1, KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8 और 17 अनुशंसित है। गरम मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। मूंग के लिए पूसा विशाल, सम्राट SML 668, HUM 16 एवं सोना तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31 नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित है। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाइजम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से संशोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीजों को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए मौसम साफ रहने पर प्रोफेनिफॉस 50 EC दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमडिक्लोरोप्रिड दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। अच्छे परिणाम हेतु चिपकाने वाला पदार्थ जैसे टिपोल 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल में मिलावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जरवा, जिला हजारीबाग के कृषक दीपेश महतो से। ये बोदी की उन्नत किस्में और बुवाई पर जानकारी चाहते हैं। तो दीपेश महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप लोबिया या बोदी की खेती करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउपी कहते हैं या बिहार जैसे कुछ इलाकों में इसे भोड़ा भी कहते हैं, आमतौर पर बोदी के नाम से लोग जानते हैं इन्हें। तो इसकी खेती अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये गर्मी का फसल है, सिंचाई का उपयुक्त साधन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रभेद खास होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, बुश टाइप हम लोग कहते हैं। लत्तर वाला बोदी की खेती आपको नहीं करना है, झाड़ी वाले पौधे का करना है। इसके लिए CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल, ये खास प्रभेद हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कंपनी की कोई अन्य प्रभेद भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ हाइब्रिड हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है खेतों का चयन का, तो आप हल्की दोमट किस्म की मिट्टी से लेकर थोड़ी भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। हालांकि जल जमाव की जहाँ संभावना है, अगर आपके क्षेत्रों में जाड़े में बारिश होती है या फरवरी मार्च के महीने में बारिश की संभावना बनती है आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप भारी मिट्टी में कतई इसकी खेती नहीं करेंगे। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बैड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। छोटी छोटी क्यारी बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चैनल बना के इसकी लाइन पे आप गड्ढे करके उसके किनारे किनारे इसकी बुआई कर सकते हैं। ये 2 मेथड से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, इसे गर्मी में सिंचाई की ज़रूरत है, लेकिन अधिक पानी से ये दलहनी फसल है, इसको नुकसान होता है।
लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूँ कि कंपोस्ट समुचित मात्रा में आप देंगे। चूँकि ये हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में अच्छा होता है तो आपको कंपोस्ट देना होगा। आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से FYM या कंपोस्ट आपको अपने खेतों में बुआई से पहले डालना होगा। साथ ही साथ NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा देनी होगी। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप DAP और पोटास के रूप में बुआई से पहले डाल देंगे और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी उसको 2 खुराक में बुआई के 15 दिनों बाद पहली कोड़ाई के समय और बुआई के 35 दिनों बाद दूसरी कोड़ाई के समय आप यूरिया के रूप में अपने खेतों में 2 खुराक में आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को डालेंगे तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, इसकी जो झाड़ी नुमा चूँकि पौधे होते हैं, बुश टाइप है, 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करें। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो पेंडिमिथलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब आप अपनी खेतों में बुआई कर देंगे तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल जमाव ना हो, ज़्यादा सिंचाई ना हो, इसका ज़रूर ध्यान देंगे। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए बाद में और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी खेती की तैयारी करें और एक अच्छा उत्पादन के लेने के लिए आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा